स्वागत है आपका मैथ्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपको पता है कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम रोजाना 10 क्वेश्चन करते हैं सीसेट की प्रैक्टिस के लिए, है ना। कुछ लोगों का ना डाउट होगा कि ये मैंने सीजीएल के क्वेश्चन डाल रखे हैं ना। देखो यार, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जो सीजीएल में क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वही क्वेश्चन है ना यूपीएससी के अंदर भी पूछे जाते हैं। समझ रहे हो? अगर पीएनसी और प्रोबेबिलिटी को छोड़ दें तो बाकी के जो मैथ के क्वेश्चन है वो सीजीएल वाले ही पूछ रहे हैं ना। तो एक बार हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो कर रहे होंगे आप एक प्रैक्टिस, रोजाना सोल्व कर रहे होंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हमारी 12वीं पीडीएफ का सॉल्यूशन करवाते हैं, ठीक है। ओके, पहला क्वेश्चन पढ़ो। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि अमित गेट 6% इंक्रीज इन हिज सेल अमाउंट इन फर्स्ट ईयर, है ना। अमित को पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि में 6% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि प्राप्त होती है, जिससे उसकी वर्तमान बिक्री ये जो हो जाती है 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री क्या थी। मान लो ये क्या क्वेश्चन बोला हुआ है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। जैसे अमित को मान लो कुछ भी बिक्री हुई हो, ठीक है, उसमें पहले तो कितनी परसेंट इंक्रीज हुआ? 6%। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर 6% इंक्रीज हुआ तो हम क्या बोलेंगे कि वो 106 हो गया। अगर 100 हो गया है तो वो 106 हो गया। और अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो मान लो ये बिक्री है उसकी 106/100 हो गया। फिर बोल रहा है दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई, 120/100। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये कितना बन जाता है? 2 5 4 400, ठीक है, 2,54,400। अब ये बोल रहा है कि ये जो 2 साल पहले थी उसकी बिक्री वो क्या है, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है। ये 100 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई के ऊपर चले जाएंगे और ये इधर नीचे आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे एक ना डिजिटल सम का नाम का कंसेप्ट काम में आता है। डिजिटल सम नाम के हिसाब से आपको नहीं सब सुना हुआ होगा। एसएससी के स्टूडेंट्स इसको यूज में लेते हैं। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। डायरेक्ट तो आप कर ही लोगे ना, 100 इधर ऊपर चले जाएंगे मल्टीप्लाई में, और 106 और 120 क्या हो जाएंगे? डिवाइड में आ जाएंगे। अब ये डिजिटल सम क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्या पता इसमें लगी जाए ना। मेरे को एक बात बताओ, जैसे मेरे पास कोई संख्या है इधर और इधर कोई संख्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये संख्या और ये संख्या बराबर है। इसका मतलब अगर मैं इसमें 9 का भाग देता हूँ और इसमें 9 का भाग देता हूँ तो दोनों में शेषफल रिमाइंडर क्या आएगा? मेरे पास सेम आएगा कि नहीं आएगा? इसका रिमाइंडर और इसका रिमाइंडर, क्योंकि दोनों एक ही संख्या है भाई। एक्चुअली एक ही संख्या होने का मतलब 12 और 12, समझ रहे हो। इसमें 9 का भाग दूंगा, इसमें 9 का भाग दूंगा, तो यहाँ पे भी 3 शेषफल आएगा, यहाँ पे भी 3 शेषफल आएगा रिमाइंडर। तो इसी चीज़ को हम ना डिजिटल सम बोलते हैं। आप बोलोगे तो मैं इसको और अच्छे से समझा दूंगा, बट यहाँ पे समझना इसको ना। इसका कैसे यूज कर सकते हैं हम ना, इसका यूज ऐसे कर सकते हैं कैलकुलेशन कम करने के लिए। जैसे 9 का भाग का नियम क्या होता है? 9 का भाग कैसे जाता है? 9 का भाग जाता है कि भाई इसके जो डिजिट्स हैं उसका अगर हम जोड़ते हैं, डिजिट्स का सम निकालते हैं, तो वो सम में 9 का भाग जाना चाहिए। उसके योग में, डिजिट्स के योग में क्या होना है? 9 का भाग जाना चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 5 2 7 7 4 11 8 4 15, तो यहाँ पे अगर मैं 9 का भाग देता हूँ, अगर मैं 9 का भाग देता हूँ, डिजिटल सम यही है। डिजिटल सम का मतलब होता है इधर इधर डिजिटल सम, मतलब डिजिटल सम इक्वल आना चाहिए। डिजिटल सम 5 2 7 4 11 8 4 15, तो मतलब 15, और वापस से जोड़ो इसको, 5 और 1 6। समझ रहे हो? अब आप डिजिटल सम को डिजिटल सम बोलो या 9 का भाग देखने पर शेषफल बोलो, दोनों को बात बराबर ही होती है ना। अब जैसे 15 में 9 का भाग दो तो 6 बचते हैं, और डिजिटल सम भी कितना है यहाँ पे? 6। मतलब जैसे मान लो एक संख्या 1 2 5 7 3 2 4, इसका डिजिटल सम कैसे निकालेंगे? 2 और 1 3, 5 3 8 15 18 20 और 4 24। जब तक ये संख्या सिंगल डिजिट में नहीं आती तब तक इनके ना डिजिट्स को सम करते रहो। 24 में और जोड़ दो 6, 4 और 2 6, तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया? 6। मतलब इसमें अगर इस संख्या में अगर मैं 9 का भाग देता हूँ तो शेषफल मेरे पास कितना आएगा? 6। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। कैसे ईजी होगी आप आगे देखना इसको। अब जैसे यहाँ पे 6 आया, तो अब एक बात बताओ, इधर 6 आया तो इधर भी 6 आना चाहिए, ठीक है। नीचे अगर 100 है तो कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका डिजिटल सम कितना आएगा? 1 इंटू इसका डिजिटल सम कितना है? 1 1 1 से गुणा होने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो नीचे 100 और 100 है,
कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसका कितना आया 7, इसका कितना आया, क्या हो गया, इसका कितना आया 7 और इसका कितना आया 3 और 7 थी 21। इसका मतलब कितना हो गया यहाँ डिजिटल सम कितना हो गया 3। अब इसका डिजिटल सम होना कितना चाहिए, ये तो 3 है, डिजिटल सम होना कितना चाहिए 6, क्योंकि इधर 6 है तो इधर कितना होना चाहिए 6। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे ऐड करूँगा तो कितना आ गया 2। इसका मतलब यही संख्या तो निकालनी है, ये संख्या यहाँ इनमें से कोई और एक होगी, तो यहाँ पे कितना आया 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 6 आ रहा है, तो पहला ऑप्शन हो सकता है। इसको करो 8 और 1 9, भाई इसका सम कितना आया 9, 9 थी 27, 9 थी 27, तो 7 और 2 9 नहीं आ रहा, 4 2 6, 6 को मल्टीप्लाई करूँगा 3 से 18, 8 और 1 9, ये भी नहीं है, 2 और 1 3 और 1 4, 4 थी 12, 12 का डिजिटल सम कितना हो गया 3, तो ये भी नहीं है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, डायरेक्ट बिना कैलकुलेशन के यहाँ पे 2 लाख आंसर हो गया कि नहीं हो गया। वापिस से समझते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के जैसा। एक क्वेश्चन था यहाँ पे अपने, मैं ये कंसेप्ट क्यों बता रहा हूँ आपको समझना, क्योंकि ये तो ना आराम से कैलकुलेट भी हो जाता, लेकिन एक यहाँ पे है क्वेश्चन देखो, यही था है ना, और शायद इसमें डाला नहीं है मैंने, इसमें डाला नहीं है मैंने क्वेश्चन, है ना। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे बोल दे, जैसे कोई एक शहर है, उसमें ना पहले साल कितनी हुई, मान लो 123, मतलब 23% पहले साल वृद्धि हुई, फिर दूसरे साल 43% वृद्धि हुई, ठीक है, और फिर बाद में तीसरे साल भी बोल दे या 2 साल की कैलकुलेट करके बोल दे कि भाई यहाँ पे ये इंक्रीज होने के बाद में हो गया 1,54,342, ठीक है। अब आप इसको कैसे करोगे, आपको बोलेगी कि 2 साल पहले संख्या निकालो, तो आप बोलोगे कि 2 साल पहले मेरे पास ये था 123/100, पहली साल बढ़ा, दूसरी साल 143/100, और फिर बाद में ये बढ़ के कितना हो गया 154,322। अब इसको आप अगर सोल्व करने बैठ गए ना, तो फिर बाद में तो आप गए काम से, है ना, फिर ये एक क्वेश्चन ही होगा यहाँ पे आपसे पूरे पेपर में। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अपन डिजिटल सम निकालें अगर, तो देखो 2 2 4, 4 3 7 और 4 11, 11 और 5 16 और 1 17, 17 का मतलब 7 और 1 8, तो डिजिटल सम कितना आ गया 8। तो इधर भी डिजिटल सम मेरे पास कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 2 6 और 1 7 इंटू 4 3 7 और 1 8, 8 2 7 56, और 56 को जोड़ोगे तो 11, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 11 आ गया। ये तो मैंने रैंडम कोई संख्या ली है, समझ रहे हो, तो 11 का अब सॉरी 6 5 11, 11 का कितना हो गया 2, तो यहाँ पे 2 तो आ गया मेरे पास। तो ये संख्या जो भी होगी ना, इसको डिजिटल सम निकालने के बाद में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में मेरे पास 8 आना चाहिए, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कर पाओगे, ठीक है। और आपको ऑप्शन ऐसे मिलते हैं कि आप मतलब अगर इतना गंदा क्वेश्चन बनाया अगले ने, अगर इतना गंदा क्वेश्चन बनाया तो वो ये तो नहीं सोच रहा होगा कि आपको भाग देना आता है कि नहीं आता, समझ रहे हो, समझो इस चीज़ को, ठीक है। मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। अगर किसी के डिजिटल सम में दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को एक बार कमेंट कर देना, मैं आपको डिजिटल सम की पूरी क्लास, एक सिंगल क्लास में आपको पूरे क्वेश्चन अलग अलग समझा दूंगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो, ये क्या बोल रहा है, जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मान लो जैसे यहाँ पे पासिंग मार्क्स हैं, उसको यहाँ से 20% अंक प्राप्त हुए और ये यहाँ से कम कितने बढ़ गए, यहाँ पे अगर 10 और होते तो यहाँ पे पहुँच जाता, समझ में आ रहा है। उसी परीक्षा में जैक, ये तो कौन है जॉन, उसी परीक्षा में जैक को 35% अंक प्राप्त हुए, तो यहाँ से इधर 35% अंक प्राप्त हुए उसको, और वो कितने अंकों से उत्तीर्ण हो गया 20, तो यहाँ से -20 करना पड़ेगा मेरे को, इधर यहाँ पहुँचने के लिए यहाँ से -20 करना पड़ेगा। ये बोल रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, मतलब कितने % चाहिए उसको पास होने के लिए। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं,
जैसे मान लो यहाँ पे 20% है और यहाँ पे 35% है, तो गैप कितने का पड़ा? 15% का। ये 15% का गैप किसके बराबर है? यहाँ पे कितने अंकों का डिफरेंस है? 30 अंकों का। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मतलब 15% का मतलब कितना हो गया? 30 अंक। तो 1% का मतलब कितना हो गया? 30/15। तो यहाँ पे अपन 20% की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, 35% की भी निकाल सकते हैं, 100% की भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको तो 5% निकालना है, तो हम 20% की निकाल लेते हैं। तो 20% की वैल्यू कितनी हो गई बताओ? 30/15 यानी 2 गुणा 20। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? 20% की वैल्यू कितनी हो गई? इंटू 20 कितना हो गया? 40 अंक। मतलब पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? ये 20% की वैल्यू कितनी है? 40। तो यहाँ पे पास होने के लिए कितने अंक चाहिए बताओ? 40 में 10 और जोड़ूंगा तो 50 अंक चाहिए कि नहीं चाहिए? और अगर 1% की वैल्यू 2 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 200 हो गई कि नहीं हो गई? 100% की वैल्यू मतलब उस अगर हम देखें तो कुल मिला के उसके 50 अंक चाहिए उसको पास होने के लिए। कितने अंकों में से? 200 अंकों में से। तो परसेंटेज निकाल लो इसका, 25%। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इजी है कि नहीं है? इजी सा क्वेश्चन है, सेम टू सेम ये क्वेश्चन है। आर का कोई लक्ष्य है, यहाँ पे लक्ष्य मान लेता हूँ उसका, ठीक है। आर का लक्ष्य परीक्षा में 85% अंक प्राप्त करना है। यहाँ पे लक्ष्य कितना है? 85% का। वह 450 अंक प्राप्त करता है, 450 अंक प्राप्त करता है और 35% से चूक जाता है। मतलब उसके 35% से चूक जाता है, मतलब इसका मतलब कितना हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि ये लक्ष्य कितना था उसका? 85%, और उसके 35% से चूक जा रहा है वो। He scores 450 marks and misses the target by 35%। मतलब उसको जो टारगेट है उसको 35% कम आए, तो इसका मतलब उसके आए कितने? 50%। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उसके आए कितने? 50%, और 50% की वैल्यू कितनी है उसको बताओ? 450। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 900। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये क्या पूछ रहा है? लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसे अंकों में कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए? तो भाई उसके 450 आए और 85% की वैल्यू कितनी है? बोलो भाई। 50% की वैल्यू आपने देखा, या 1% की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 9। तो 85% की वैल्यू कितनी होगी? 9 इंटू 85, 5 9 45, 9 इंटू 72 और 4 76। 765 अंक चाहिए उसको 85% अंक लाने के लिए। आए कितने हैं उसके पास? 450। कितने अंक कम पड़ गए बताओ? 315। तो उसको 315 अंक बढ़ाने पड़ेंगे। कितने पे? 450 पे, इंटू 100। 5 9 45, 5 दूनी 10, 9 3 27 और 9 पंजे 45। तो 70% बढ़ाने पड़ेंगे, नहीं बढ़ाने पड़ेंगे उसको? मतलब ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना किया है, बाकी इतना करने की सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करोगे कि भाई 35% से चूक जाता है, 85% प्राप्त करना था, मतलब 50% आए हैं 450। ओके, तो यहाँ से मेरे को करना कितना है? 85%। यहाँ से 85% की वैल्यू निकालता, फिर बाद में बड़ा कर कितना बढ़ाना है वो निकाल के परसेंटेज निकाल देता है ना। ठीक है, समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, बाकी आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है सीजीएल में। इसी के बेस पे 10% चेंज करके अपने यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा है। अब वो क्वेश्चन क्या है आगे आपको पीडीएफ में मिला होगा, आप बताओगे मेरे को क्या 2025 के अंदर आया था वो क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन पूछा है? एक वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की जाती है। मैं आपको बार बार इसको ना बेसिक से क्यों बता रहा हूँ? मैंने यहाँ भी बेसिक से बताया इसको कि भाई 106/100 6% बढ़ाने पर, 20% बढ़ाने पर 120/100। ये मैं क्यों बता रहा हूँ बार बार? इस क्वेश्चन को करने के लिए। अभी क्या क्वेश्चन बोला हुआ है कि एक वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की जाती है। मान लो कोई वस्तु है अक्स, उसमें R% की वृद्धि हुई तो
एक 100 प्लस आर अपॉन 100, फिर उसमें R% की कमी हुई, 100 माइनस आर अपॉन 100, और जब नया मूल्य वो 1 के बराबर हो गया तो आपको पूछा है कि उस वस्तु का पुराना मूल्य कितना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए मैं इस चीज को बताता हूं कि देखो यहाँ पे कितना आ गया बताओ, उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना था बताओ, तो यहाँ पे 100 ऊपर चला जाएगा, डायरेक्ट पहला ऑप्शन पता चल रहा है आपको, 10,000 ऊपर आ जाएगा। और ये 100, अब देखो किसी को ये भी नहीं पता कि a प्लस बी ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन वो ऑप्शन से कर सकता है यहाँ पे, क्योंकि ऊपर तो मेरे पास 10,000 ही आना था एक ही ऑप्शन में। अब किसी को ये नहीं पता कि a प्लस बी ए माइनस बी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है, तो भी इस क्वेश्चन को कर पाता कि नहीं कर पाता। लेकिन अगर आपने इसको क्या किया, आपने इसको ऐसे बिना पढ़े ही बिना देखे ही छोड़ दिया, तो वहां पे आप इसको भूल जाओ, फिर डरना नहीं है ना क्वेश्चन से। दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव हुआ, जैसे मान लो मेरे पास कोई उम्मीदवार है यहाँ पे, सॉरी मेरे पास कोई पॉपुलेशन है यहाँ पे कोई गांव की, उसमें चुनाव हुए, तो एक व्यक्ति को क्या, दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव है जिसे 88% वोट मिले, इनमें से जिसको 88% वोट मिले वह 484 वोट से जीत गया। अब ये 484 वोट क्या है, ये 684 वोट क्या है, ये क्या है मेरे पास जीत, कितने से जीता है। तो अगर इसको 88% मिले एक को, तो बी को कितने मिलेंगे बताओ, 12% मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। टोटल मेरे पास 100% है पॉपुलेशन, 100% पॉपुलेशन जिसमें मतलब 100% वोटर है मेरे पास, 88% इसको मिल गए, तो 12% इसको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। समझ में आ रहा है? अगर ये बात है तो ये आदमी इससे जीता कितने वोटों से, इतने वोटों से, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इनके बीच में 76% का अंतर आ रहा है भाई, 76% का अंतर आ रहा है, और 76% का अंतर यही तो मेरे पास जीत के वोट है कि नहीं है। तो अपन को पूछा क्या है, कुल पड़े वोटों का संख्या कितनी है, तो 76% की वैल्यू 684 है, तो बताओ 684 बटे 76, 1% की वैल्यू, और 100% की वैल्यू गुण 100। समझ में आ रहा है? समझ रहे हो? अब आपको पता है कि यहाँ पे देखो, अब भाई इसका भाग इसमें देना है, अब कैलकुलेशन करने बैठ गए, अरे ये लगभग ना 10, इसको 10 से गुणा करूंगा तो 760 आएगा, और 9 से गुणा करूंगा तब लगभग यहाँ पे आएगा, क्योंकि पॉइंटों में तो आंसर आ नहीं रहा। तो 9 चौके 9 चौके 54, 9 सत्तर 63, 5 68, तो 9 बार कट रहा है पूरा पूरा, तो 900 आ गया इसका आंसर। आपको ये भी पूछ सकता था, समझ रहे हो, आपको ये भी पूछ सकता 12%, तो 12% कितना हो गया बताओ भाई, 100% की वैल्यू 900 है, तो 12% की वैल्यू कितनी हो गई, 12 9 108, ये 108 प्राप्त करता है। इसका भी पूछ सकता था ये कितना प्राप्त करता है, ठीक है। जो मैं बोल रहा था ना वो क्वेश्चन शायद ये है, क्या बोल रहा है, क्या बोले, सुनीता और ममता के बीच में एक चुनाव हुए, ओके, मेरे पास एक कोई गांव था उसमें चुनाव हुए, तो मान लो जिसमें वोटर मेरे पास अक्स हैं, ठीक है। अब कोई बोलेगा अक्स मानना नहीं है, अक्स, अरे क्वेश्चन हो रहा हो ना तो अक्स मान लेना चाहिए, है ना, ज़्यादा इतना ना रिजिड नहीं बनना चाहिए आदमी। सुनीता ममता के बीच में एक चुनाव हुए, 85% मतदाताओं ने वोट डाले, कितने वोटर्स ने वोट डाले, 85%, मतलब 15% तो पहले ही पूरे हुए, तो मतलब अक्स टोटल थे मेरे पास वोटर्स, इसमें से 85% ने वोट डाले। समझ में आ रहा है? लेकिन 2% वोट अवैध हो गए, मतलब ये पड़े हुए वोट है, इनमें से 2% यानी 98% बच गए, क्योंकि 2% तो क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये बोल रहा है अवैध थे, यदि सुनीता को 64,976 वोट मिले, जो वैध वोटों का 78% है, तो ये वैध वोट है कि नहीं मेरे पास, क्योंकि अक्स का 85/100, यहाँ तक कितने, यहाँ तक जिन्होंने वोट दिया, फिर यहाँ तक कितने जो वैलिड वोट है, और वैलिड वोट का कितना बोलो, 78% किसने प्राप्त किए, सुनीता ने, और वो कितना मिला उसको, 64,974। अब इसको क्वेश्चन को सोल्व करो, अक्स की वैल्यू निकालो। भैया अक्स की वैल्यू निकालते निकालते है ना 3 दिन लग जाएंगे आपको। समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने वो डिजिटल सम वाली सिस्टम बताया था आपको। अब ये क्वेश्चन करो, अक्स की वैल्यू निकालनी है। अब आप
एक एक बंदा तो वो होगा जिसको काटने पीटने में लग जाएगा, 5 मिनट का लगाएगा, फिर बाद में 5 मिनट में अगला बंदा 5 क्वेश्चन करके आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, डिजिटल सम लगाएंगे कि भाई इधर और इधर डिजिटल सम बराबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि वापस से बता रहा हूँ, इधर और इधर डिजिटल सम बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इधर और इधर की संख्या बराबर है, इसका मतलब इसमें भी 9 का भाग, इसमें भी 9 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर सेम आएगा मेरे पास। तो मैं डिजिटल सम बोल देता हूँ उसको, एक अच्छा लगता है इसलिए। जैसे 6 4 10 9 19 7 26 4 30, और 30 को फिर से जोड़ेंगे तो 3 आएगा कि नहीं आएगा। डिजिट्स का सम तब तक करना है जब तक सिंगल डिजिट ना आए। तो इधर 3 आया मेरे पास, नीचे 100 100 100 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 100 की जगह कुछ और होता तो उसको 100 बनाते हम, या कुछ ऐसा बनाते। मान लो जैसे यहाँ पे मेरे पास है 4 है, नीचे मेरे पास कितना आ गया 4, तो मेरे को अगर 4 है तो इसको ऐसा कुछ बनाओ कि इसका डिजिटल सम कितना आ जाए 1। अब 1 कैसे आएगा, बोलो 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 बोलो। 8 छिके 8 चौके 32, कितना आएगा बताओ। इसको डिजिटल सम, इसको कुछ ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो कि वो उसका सम कितना आ जाए मेरे पास 1 आ जाए, डिजिट्स का सम कितना आ जाए 1। क्योंकि नीचे अगर सम 1 आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 4 है, 4 को बढ़ाने के लिए 36 के कितना हो गया 9, और 36 नहीं होगा तो फिर 40 44 48 8 4 12, और 52 507 56 5 से 11, 11 का तो 2 हो गया, और 56 और 60 64 6 4 10 64। अगर मैं इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दूं, 16 चौके 64। अब आप बोलोगे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, अरे मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों तरफ कर दे। अब इसको 16 चौक 64 हो गए तो इसका कितना हो गया 10, डिजिटल सम कितना गया 1। समझ में आ रहा है? ऐसे ही अगर आप आगे मैं आपको डिजिटल सम वाली क्लास में बता दूंगा अगर आप चाहोगे तो। ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं करना, नीचे बस मेरे पास 1 होना चाहिए। नीचे 1 है, 8 7 15, 15 का कितना हो गया 6। ठीक है, 9 और 8 17, 17 कितना हो गया 8, 8 5 13, 13 कितना हो गया 4। ठीक है, डिजिटल सम निकाल रहा हूँ मैं, डिजिटल सम। अब 8 चौके 32, 32 को 6 से गुणा करो, 6 दूनी 12, 36 18, और 1 19, 9 2 11 1 12, डिजिटल सम कितना आ गया 3। समझ में आ रहा है भाई? पहले इसका निकाला, इसका निकाला, इसका निकाला, 4 8 और 6 आया, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 192। 192 को जोड़ा तो 12 आया, और 12 को जोड़ा, डिजिट्स को जोड़ा तो मेरे पास 3 आया। कुल मिला के मेरे पास यहाँ पे इनका सबका डिजिटल सम कितना आ गया मेरे पास, ऊपर मेरे पास कितना आ गया 3। अब मेरे पास यहाँ पे कोई ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसको इससे मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास डिजिटल सम 3 ही आए। इसका मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे इसका डिजिटल सम कितना आना चाहिए 1। समझ रहे हो? तो यहाँ पे बताओ 1 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, क्योंकि इसमें तो 9 आ रहा है, 9 3 27, 27 को वापस से जोड़ोगे तो 9, 6 5 11 1 12, 3 5 2 7 1 8, 8 3 24 6। तो एक ही ऑप्शन बन रहा है, कोई कैलकुलेशन जो करने की नहीं पड़ी ज़रूरत। आपको मैंने समझाने के लिए इतना टाइम लिया, बाकी आप स्पीड में इसका डिजिटल सम निकालो, इसका निकालो और आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से कितना गया, और बाकी अगर किसी को कैलकुलेशन करने में मज़ा आता है तो फिर कर सकते हो ना। ये क्या बोल रहा है 7 नंबर क्वेश्चन में, आर और एस के बीच में एक चुनाव हुआ, आर एस को 110% वोटों से सॉरी आर को एस के 110% वोट मिलते हैं। मतलब आर और एस में चुनाव हुए, अगर मेरे पास ये 100 वोट लेता है तो मेरे पास ये 110 वोट लेगा कि नहीं लेगा, 110% ले रहा है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, और वह एस को 770 वोटों से हटा देता है। तो यहाँ पे बताओ कितना डिफरेंस है, 10 10 किसके बराबर दे रखा है 770 के, तो एक किसके बराबर हो गया 77 के। अब ये बोल रहा है यदि कोई अवैध वोट नहीं है तो वोटों की संख्या निकालनी है। वोटों की संख्या कितनी होगी, ये टोटल वोट है, कोई भी अवैध नहीं है तो 210, तो ए की वैल्यू ये है, तो 210 की वैल्यू कितनी होगी 77 × 210। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 77 × 210 कितना हो गया बताओ, 0 7 14 0 7 0 7 14,
जीरो, 7, 7 4 11, 5 6 16, 170। आंसर आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब ये क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है देखो, सुहानी 90,000 रुपये की अपनी पूरी आय पर 30% की दर से कर भुगतान करती है। ओके। और रितिका वाई राशि के ऊपर 40% की दर से कर भुगतान करती है। यदि उनकी संयुक्त आय पर कुल 36% है तो वाई का मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लो जैसे क्या है, एक सुहानी नाम की लड़की है और एक हमारे पास रितिका नाम की लड़की है, ठीक है। मैं बराबर लेके चलता हूँ ना, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। हाँ हाँ, अरे कुछ नहीं है, इसके पास जो है ना आय आती है ना, उसके पास जो इनकम आती है, इसके पास जो इनकम आती है, ये 30% टैक्स देती है और ये 40% टैक्स देती है। अब ये आपने पता नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ। क्या तरीका है, जैसे मान लो ये टैक्स किस पे निकलता है? आय पे। किस पे निकलता है? आय पे। आप जब कोई भी चीज़ किसी चीज़ के ऊपर कैलकुलेट हो रही है, कोई भी चीज़ किसी चीज़ के ऊपर कैलकुलेट हो रही है, जैसे ये टैक्स है, किस पे कैलकुलेट हो रहा है? आय पे, ठीक है। तो दोनों का अगर एवरेज अगर अपन को पूछे तो एवरेज कितना दे रखा है अपन को? 37%, ठीक है। अब ये एवरेज है ना, इसको आप डिफरेंस करो, यहाँ पे कितना आया? 3 अनुपात ये कितना आया मेरे पास? 7। समझ में आ रहा है? ये मैंने क्या किया, कोई भी चीज़ दे के भाई 30% टैक्स है, 40% टैक्स है, दोनों का मिला के 37% टैक्स है। तो अगर आप इनका ऐसे डिफरेंस निकालोगे तो ये वो चीज़ का अनुपात निकलेगा जिस चीज़ पे आप ये चीज़ें निकाल रहे हो। नहीं समझ में आया? एक बार इसको समझ लो, फिर मैं इसका कंसेप्ट समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को बताओ कि इसकी ये जो अनुपात आया, ये इनकी इनकम का अनुपात आया कि नहीं आया? और ये 3, अगर इसकी आय 3 है, इसकी इनकम 3 है, तो इसकी कितनी होगी? 7। लेकिन इसकी दी कितनी हुई है? 90,000। कितनी दी हुई है? 90,000। इसका मतलब 3 की वैल्यू 90,000 है, तो 1 की वैल्यू 30,000 हो गई कि नहीं हो गई? तो 7 की वैल्यू कितनी हो गई? 90,000 है, 9 लाख है, 2 2 4 1 5, 90,000। ओके, तो 7 की वैल्यू कितनी हो गई बताओ? 2,10,000, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं आई? भाई 3 की वैल्यू 90,000 दे रखी है, 7 की वैल्यू इतनी हो गई। समझो इस चीज़ को, मैंने क्या बोला है इस चीज़ को, ये तो आप एक बार देखना मैंने क्या बोला। यहीं पे मैं क्या बोलता, इस क्वेश्चन को बोलता कि सुहानी एक वस्तु 10,000 रुपये में खरीदती है, उसके ऊपर उसका प्रॉफिट दे रखा है मान लो 20%। वहीं रितिका कोई वस्तु वाई रुपये में खरीदती है और उसके ऊपर प्रॉफिट कितना दे रखा है उसको? 30%। अब आपको बोले कि इन दोनों का टोटल प्रॉफिट मेरे को अगर 25% दे दे या 27% दे दे, तो आपको बोलेगा कि ये वाई कितना है। सेम क्वेश्चन है, सुहानी 10,000 रुपये में कोई चीज़ खरीदती है, रितिका वाई रुपये में कोई वस्तु खरीदती है, सुहानी को 20% प्रॉफिट मिलता है, रितिका को 30% प्रॉफिट मिलता है। ओवरऑल प्रॉफिट दोनों का देखे तो 27% होता है। तो आपको बोलेंगे कि रितिका ये वस्तु कितने रुपए में खरीदती है। तो आप क्या बोलोगे कि अगर मेरे पास ये सुहानी है, ये रितिका है, इसके 20% का प्रॉफिट हो रहा है, इसके 27% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना, सॉरी, इसके 30% का प्रॉफिट हो रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट मेरे पास 27 है। तो अगर मैं इनका जो डिफरेंस निकालूंगा वो क्या आएगा मेरे पास? यहाँ पे अनुपात आएगा 3:7। तो ये 3:7 जो आया मेरे पास, ये मेरे पास क्या आया है मेरे पास? अब ये प्रॉफिट किस पे निकलता है? प्रॉफिट निकलता है कॉस्ट प्राइस पे। तो ये मेरे पास किसका रेशियो आया? कॉस्ट प्राइस का। किसका रेशियो आया? कॉस्ट प्राइस का। तो अगर इसकी कॉस्ट प्राइस 10,000 रुपये है, 3 की वैल्यू यहाँ पे 9,000 मान लेते हैं, 3 की वैल्यू 9,000 है, तो 1 की वैल्यू 3,000, 7 की वैल्यू 21,000। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सेम क्वेश्चन है, बस मैंने चीज़ अलग कर दी। तो यहाँ पे जो चीज़ परसेंटेज देते हैं और उसके बीच का कोई जो एवरेज देते हैं, तो इनका जो डिफरेंस निकलता है
वो चीज़ निकलती है जिस चीज़ के ऊपर ये चीज़ें निकली है। जैसे मान लो अगर मेरे पास यहाँ पे अभी के लिए इतना ही है ना, वरना क्लास लंबी हो जाएगी। ये ऐसे शॉर्टकट्स अगर आपको सीखने हैं अच्छे एसएससी के टीचर्स इनको पढ़ाते हैं, अगर आपको सीखने हैं तो मैं आपको बता दूंगा, बट आप क्लास ही नहीं देखते। कोर्स तो कभी देखोगे ना। और मैं आपको बता दूं अभी टाइम है आपके पास, अगस्त चल रहा है, मई में एग्ज़ाम है। जो लड़का ईमानदारी से करेगा क्वेश्चनों को वो निकाल ले जाएगा। बाकी एक साल बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है ना। यदि निर्धारित समय से पहले हाउस टैक्स का भुगतान करने पर बिल राशि पर 12% की छूट मिलती है। निर्धारित समय से पहले टैक्स का भुगतान करके किसी व्यक्ति को 21,000 रुपये की छूट मिली। हाउस टैक्स की राशि कितनी है? अरे सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मेरे पास अक्स रुपये हाउस टैक्स कितना है? देखो क्या बोल रहा है, यदि निर्धारित समय से पहले आप अगर टैक्स देते हो तो आपको बिल के ऊपर 12% की छूट मिलती है। यदि आपको 2100 रुपये की छूट मिली तो हाउस टैक्स की राशि बताओ। अरे आपने निर्धारित समय से पहले किया तो आप मान लो जैसे ये निर्धारित समय से पहले कोई टैक्स लगता, लेकिन अब आपको इतनी छूट मिल गई यहाँ पे, तो छूट मिल गई तो कितने की छूट मिली? 12% की। तो इसका 12% किसके बराबर होगा? 21,000, 2100। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 12 एकम 12, 8, 12 अंटे 72। सही किया है क्या? गलत कर दिया? ओहो, 4 देखो यहाँ पे देखो, 4 का गया 25 बार, 4 का गया 3 बार, 3 का गया 700 बार, 25 अंदर 225, 25 अंदर 175। ठीक है, आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इजी सा क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है? हाउस टैक्स है, उसके ऊपर निर्धारित समय से पहले करने पर 12% की छूट मिलती है। ये छूट किसके बराबर होगी? 2100 के। तो ये पूछा है, इसको ऊपर भेज दो, इसको नीचे भेज दो, काट दो। सही है, आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि कर दी। अब जैसे मेरे पास आधार कितना दिया हुआ है मेरे को नहीं पता, लेकिन उसमें 40% की वृद्धि कर दी। 40% का मतलब कितना होता है? अगर 100 आधार था तो उसमें 40 की वृद्धि कर दी। अगर 10 मेरे पास बेस होता तो उसमें 4 की वृद्धि कर देता कि नहीं कर देता? अगर 1000 मेरे पास बेस होता तो 400 की वृद्धि कर देता कि नहीं कर देता? अगर मेरे को कैलकुलेशन ईजी बनानी है तो मैं इसको क्या बोलता हूँ कि भाई 40 और 100, 10 पे 14, मतलब आधार पहले इतना था, नया आधार इतना आ गया। समझ में आया कि नहीं है? अगर ये मेरे पास कर दिया तो इसने बोला है कि इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ानी जानी चाहिए कि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए। इसकी ऊंचाई मेरे को नहीं पता कितनी है, मतलब पहले कितनी थी ये भी नहीं पता, कितनी बढ़ाऊं ये भी नहीं पता, लेकिन इसका एरिया 60% बढ़ जाना चाहिए, मतलब 60/100। मतलब अगर मेरे पास 10 है तो मेरे पास 6 बढ़ के 16 हो जाना चाहिए। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो 10 मेरे पास है अगर, तो बढ़ के मेरे पास कितना हो जाना चाहिए? 16। 60% बढ़ जाना चाहिए। तो एक बात बताओ मेरे को, ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए आपको एक चीज़ पता है, क्या चीज़ पता है? एरिया बराबर कितना होता है? ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, ऊंचाई इंटू आधार। ठीक है कि नहीं है? ये तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। तो हाइट इंटू बेस, इसको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये आना चाहिए। तो इसका मतलब हाइट अगर मेरे पास मैं बोलूँ तो एरिया बट्टे बेस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा एक तरीके से, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो ये इस अनुपात में बढ़ा तो ये भी कुछ अनुपात में डिक्रीज होगा या कुछ भी होगा, ताकि एक एरिया फिक्स तरीके से बढ़े या घटे। तो कुल मिला के मेरे पास ऊंचाई कितनी आ गई? 10 पहले थी, अब कितनी हो गई? 10 पहले थी, एरिया कितना था? 10, तो ऊंचाई मेरे पास पहले कितनी थी? 1। अब एरिया अब कितना है? 16, और उसमें 14 का भाग दूंगा मैं अगर, तो ये नया एरिया आ गया कि नहीं आ गया मेरे पास? कितना आया? 8/7। मतलब 1 था, 8/7 हो गया। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो तो 7 था, अब कितना हो गया? 8 हो गया ऊंचाई। तो ऊंचाई अगर 1 बढ़ रही है कितने पे? 7 पे, तो इंटू 100 कर दो, ये परसेंटेज हो जाएगा। 1/7 14
सही 14 सही 1/7%। इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये थोड़ी ट्रिक्स हैं, समझना इन चीज़ों को। आधार का रेशियो दे रखा है, एरिया का रेशियो दे रखा है, इधर पुराना नया, ऊंचाई निकालनी है एरिया बटे आधार, तो हमारे पास पुरानी ऊंचाई नई ऊंचाई आ गई, इन दोनों का कितना बढ़ गया वो निकाल लिया ना, इजी सा था। आई थिंक आपकी क्लास समझ में आई होगी ना। आपको कोई भी डाउट हो ना तो आप कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगा। डिजिटल सम में कोई डाउट है, इस कंसेप्ट में कोई डाउट है, या फिर वो जो ये बताया मैंने मिक्सचर वाला कंसेप्ट, इसमें कोई डाउट है, आप बेझिझक कमेंट कीजिए, मैं आपको उसकी वीडियो डाल दूंगा। मस्त रहो, चिल रहो और क्वेश्चन को फोड़ते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।